अगला सवाल यह कि अनीबा पेशे के एतबार से डॉक्टर है। उसने कोविड-19 की वैक्सीन इंसानी जिस्म के ऊपर किस तरह असरअंदाज होती है इस पर एक किताब खरीदी। इस पर अमल करने और अपने तलबा को पढ़ाने के लिए वो इस किताब को पढ़ती है, तो इस मुताले को आप क्या कहेंगे? मान लीजिए कि आप एक डॉक्टर हैं और आपने कोई एक ऐसी किताब खरीदी जो कि कोविड-19 यानी जो कोरोना की वैक्सीन है, उसके असर के बारे में आप लोगों को बताती है। तो आप उस किताब को पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे? तो आप चूँकि बीमारी के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, तो इसलिए आप उस किताब का तफ़सीली मुतालिया करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी की क्या हैसियत है? देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आर्टिकल 343 जो है, उसमें 2 सेट हैं। पहला जो है, उसमें ये कहा गया है कि हिंदी देवनागरी लिपि में हमारी यानी हिंदुस्तान की सरकारी ज़बान होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। जबकि 343 2 में ये बात कही गई है कि जो अंग्रेज़ी है वो हमारी माविन सरकारी ज़बान यानी कि एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। तो यहाँ पे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी की हैसियत पूछ रहा है, तो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी माविन सरकारी ज़बान है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड सवाल है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? 4 बयान हैं, बारी-बारी से पढ़िए। पहला है कि बच्चा जो 3 ज़बानें सीखे, उसमें से कम 2 मुकामी होनी चाहिए, यानी कि 2 नेटिव लैंग्वेज, 2 रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। या फिर बच्चा जो 3 ज़बानें सीखता है, उनमें से एक हिंदुस्तान की क्लासिकल लैंग्वेज होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कि बच्चा जो 3 ज़बानें सीखता है, उनमें से एक गैर मुल्की ज़बान यानी कि फ़ॉरेन लैंग्वेज होनी चाहिए। चौथा ऑप्शन है कि बच्चा जो 3 ज़बानें सीख रहा है, उनमें से एक हिंदुस्तान की ज़बान होनी चाहिए। तो जो कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 है, वो मुकामी ज़बानों की अहमियत को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर देती है और वो मादरी ज़बान के इस्तेमाल पर काफ़ी फ़ोकस कर रही है। इस लिहाज से हम देखेंगे तो हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है कि बच्चा जो 3 ज़बानें सीखता है, 3 लैंग्वेज फार्मूला के तहत 3 ज़बानें हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम में सीखी जाती हैं ना, तो बच्चा जो 3 ज़बानें सीखे, उनमें से कम 2 मुकामी ज़बान होनी चाहिए। ये कौमी तालीमी पॉलिसी में बात कही गई है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। अगला जो सवाल है वो ये है कि बच्चे अपनी स्कूली तालीम मादरी ज़बान में शुरू करते हैं और बाद में कम से कम 2 ज़बानें सीखते हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे? क्या इसे आप से लिसानी फार्मूला, थ्री लैंग्वेज फार्मूला कहेंगे या फिर मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियत यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म बेस्ड ऑन मदर टंग कहेंगे या फिर कसीर लिसानियात बतौर हिकमत अमली यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स या एज ए स्ट्रेटजी कहेंगे या फिर तालीमी पॉलिसी में ज़बान कहेंगे। तो चूँकि बच्चा मादरी ज़बान से शुरू कर रहा है और दीगर ज़बानें बाद में सीख रहा है, तो इसे हम कहेंगे मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियात यानी कि मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बड़ा क्लास होने वाला है, बड़े ध्यान से आप लोगों को ये सवालात देखने हैं क्योंकि ये सवालात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके इम्तिहान में पूछे जाएंगे। जब ये सवाल आएंगे तो आपको फ़ौरन हैदरी स्टडी पॉइंट याद आएगा। एक आमोज़गार अच्छे से लिखना सीखने के लिए मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रता है, यानी कि राइटिंग के लिए, गुड राइटिंग के लिए वो अलग-अलग स्टेजेस से गुज़रता है, तो इसे आप क्या कहेंगे? तो इसे हम लिखने का अमली तरीका कहते हैं, यानी कि
प्रैक्टिकली वे ऑफ राइटिंग कहते हैं, जब बच्चा लिखने के वेरियस स्टेजेस से गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। शायरी की तदरीस का असल मकसद, जो पोएम की टीचिंग हम बच्चों को कराते हैं, क्यों कराते हैं? अदबी ज़बान की खूबियों को सराहना और लुत्फ़ अंदोज़ होना, एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों को महज़ूज़ करने के लिए, उनको मज़ा देने के लिए हम शायरी की तदरीस बच्चों को कराते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा, बाकी जो ऑप्शन है वो गलत हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। उस्ताद आमोजगारों की गलतियों को फौरन जमा कर लेता है और क्लास में किसी का नाम लिए बगैर उन गलतियों के बारे में बातें करता है। तो वो क्या कर रहा है? देखिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो मिस्टेक्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। एनसीएफ के मुताबिक जो मिस्टेक है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इम्पोर्टेंट पार्ट है। त्रुटि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि ये जो त्रुटि है, जो गलती है, ये जो मिस्टेक है, ये टीचर को फीडबैक देती है, बच्चे को अंतर्दृष्टि यानी कि इनसाइट देती है, बसीरत देती है, और सीखने का इशारिया होती है, यानी कि अधिगम का ये संकेत होती है। तो इसलिए अगर बच्चे गलती करें तो एज ए टीचर हमें फौरन उनको टोकना नहीं है, बल्कि हमें उन गलतियों को कलेक्ट कर लेना है और फिर लेसन के ख़त्म होने के बाद किसी और बात का डिस्कशन करते हुए, कुछ बताते हुए उन गलतियों को क्लास के सामने रख देना है। किसी का नाम नहीं लेना है कि इस बच्चे ने ये गलती की। हमें गलतियों को बच्चों के सामने रख देना है ताकि वो खुद से अपनी गलतियों को पहचान सकें और दूर कर सकें। तो अगर टीचर ऐसा कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? उस्ताद बच्चों की गलतियों को फौरन जमा कर लेता है और क्लास में किसी का नाम लिए बगैर उन गलतियों के बारे में बातें करता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे फीडबैक। यानी जो लर्नर्स की लैंग्वेज के यूज़ के बारे में ये जो टीचर है वो फीडबैक प्रोवाइड करा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। 8वीं जमात का एक टीचर है, अपने स्टूडेंट से क्या कहता है? शहर या गांव में जाने के लिए कहता है और गांव में पाई जाने वाली जो तारीख़ी इमारतें और अहम मुकामात हैं उनके बारे में मालूमात जमा करने और गांव के बारे में सयाहों यानी कि जो टूरिस्ट हैं उनके लिए एक पोस्टर बनाने के लिए कहता है। तो इस सरगर्मी को आप क्या कहेंगे? तो ये जो एक्टिविटी है इसे हम प्रोजेक्ट का काम कहेंगे, यानी कि कोई टॉपिक दे देना और टॉपिक पे बच्चों से नोट्स बनवाना, ये आपका प्रोजेक्ट का काम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। ठीक है ना? ज़बान के मुतालिए को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ लैंग्वेज, इसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक्स, जैसे उर्दू में लिसानियात कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। अगला सवाल यह कि छठी जमात का तालिब इल्म रहीम मतन के मानी को समझने के लिए अपने साबिका मालूमात का इस्तेमाल करता है, तो पढ़ने का ये कौन सा तरीका है? प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करना, ये आपका पढ़ने का ऊपर से नीचे मॉडल है, यानी अप टू बॉटम अप्रोच है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। मुस्तनद मतन क्या है? ऑथेंटिक टेक्स्ट या प्रमाणिक विषय वस्तु किसे कहते हैं? ऑप्शन है 1 मतन जो दूसरे मकसद के लिए लिखा गया हो लेकिन जबान की तदरीस व आमोज़िश में इस्तेमाल हो रहा है, या फिर दरसी किताब के मुसन्निफ ने दानिस्ता तौर पर एक मतन को लिखा और जबान की तदरीस आमोज़िश के लिए उस्ताद उसको इस्तेमाल कर रहा है, या फिर ज़बान की तदरीस आमोज़िश के लिए मतन या ज़बान की तदरीस आमोज़िश के वास्ते उस्ताद के ज़रिया मसनूई तौर पर तैयार करदा मतन। तो जो मुस्तनद मतन होता है जिसे हम ऑथेंटिक टेक्स्ट कहते हैं, वो होता है ऐसा मतन जो किसी दूसरे मकसद के तहत बनाया गया हो लेकिन उसे हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज़ करें, जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ
वो तो किसी और मकसद के तहत लिखी गई हैं, लेकिन उसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो कहानी आपकी कहलाएगी ऑथेंटिक टेक्स्ट, यानी कि मुस्तनद मवाद या मुस्तनद मतन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। मशरकी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली हिंदी मगरबी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली हिंदी से कदरे मुख्तलिफ है। आपने देखा होगा कि ये जो गोरखपुर और आजमगढ़ इलाके में जो हिंदी बोली जाती है वो मुरादाबाद बुलंदशहर इलाके में जाके तब्दील हो जाती है। तो ये जो तब्दीली आ रही है किस वजह से आ रही है, तो बोली की वजह से आ रही है। तो मशरकी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली हिंदी मगरबी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली हिंदी से कदरे मुख्तलिफ है। तो इसमें ये जो फ़र्क की वजह है इसे हम कहेंगे बोली की वजह से ये फ़र्क है, यानी कि वो हिंदी की बोलियां हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। इसका शुमार हुकूमत हिंद के नज़दीक क्लासिकल ज़बान में होता है। पहला है संस्कृत, बिल्कुल क्लासिकल ज़बान है। तमिल भी है लेकिन डोगरी नहीं है, ठीक है। हिंदी भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है और उड़िया है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही होगा। 3 गलत क्यों है? क्योंकि इसमें मराठी भी शामिल है, तो मराठी हमारी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। तो संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्लासिकल लैंग्वेज का जो ग्रुप है। चलो, तालीम में कसीर लसानियात पर मबनी मादरी ज़बान का क्या मतलब है? यानी कि मदर टंग अरे इसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में? मल्टीलिंगुअलिज्म बेस्ड ऑन मदर टंग। बहुभाषिकता, मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता का मतलब क्या है? तो एक सवाल इसका आया था इस तरह का पीछे कि जब हम मादरी ज़बान से क्लास शुरू करते हैं और बाद में और सारी ज़बानें सिखा देते हैं तो उसे हम कहते हैं मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियात। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं, आप तय करिएगा कौन सा वाला ऑप्शन सही है। पहला है बच्चे स्कूली तालीम में अपनी मादरी ज़बान शुरू करते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं दूसरी ज़बानें सीखते जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आमोजगार अपने तमाम मवाद मादरी ज़बान में सीखते हैं और फिर अंग्रेज़ी ज़रिए तालीम अख्तियार कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आमोजगार मादरी ज़बान को एक ज़बान के तौर पर सीखते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ने लगते हैं। चौथा है आमोजगार पहली जमात से अंग्रेज़ी सीखते हैं और सानवी जमात में पहुंचने के बाद हिंदुस्तानी ज़बानों से अंग्रेज़ी मीडियम में आ जाते हैं। तो मैंने बताया था कि मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियात क्या होती है। पहले स्कूल में बच्चों को मादरी ज़बान पढ़ाई जाए और फिर उसी की मदद से दीगर ज़बानें सिखा दी जाएं तो वो मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियात यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म बेस्ड ऑन मदर टंग कहलाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। याद रखिएगा ये जो मादरी ज़बान होती है ना ये दीगर ज़बानों को सेकेंड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज गैर मुल्की ज़बानों को सीखने में ये मददगार होती है, ठीक है ना। चलो, कसीर लिसानियात बतौर वसाइल यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स का क्या मतलब है? देखो, मान लीजिए कि क्लास जो है वो मल्टीलिंगुअल है। इसका मतलब क्या है? क्लास में हिंदी बोलने वाले भी हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, इंग्लिश बोलने वाले हैं, भोजपुरी बोलने वाले हैं, तमिल बोलने वाले, कन्नड़ बोलने वाले एक क्लास में हैं। तो ये जो क्लास है ये हमारा मल्टीलिंगुअल है, बहुभाषी है, कसीर लिसानी। हिंदुस्तानी क्लास जो होते हैं वो कसीर लिसानी होते हैं। तो इस कसीर लिसानियत को एज ए रिसोर्स हम कैसे यूज करेंगे? कसीर लिसानियात बतौर वसाइल क्या कहलाता है? तो क्लासरूम में जो अलग अलग ज़बानों के जानने वाले बच्चे हैं उनकी ज़बानों का इस्तेमाल करना, उनकी ज़बानों को एक्सेप्टेंस देना यानी कि कबूलियत उनकी ज़बानों को देना और उनकी ज़बानों को इज़्ज़त देना, ये कसीर लिसानियात बतौर वसाइल कहलाएगा।
तो पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़बानों की तदरीस जी नहीं, ये कसीर लिसान यानी बतौर वसाइल नहीं है। तालीमी पॉलिसी में ज़बान के बारे में लचकदार रुख अपनाना, ये भी नहीं है। क्लासरूम में आमोज़गार की ज़बान का इस्तेमाल करना, जी हाँ, ये है आपका मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स, कि हम क्लासरूम में अगर हिंदी बोलने वाला है तो हिंदी ज़बान के अल्फाज भी इस्तेमाल करें, अंग्रेज़ी बोलने वाला है तो अंग्रेज़ी की ज़बान के अल्फाज भी इस्तेमाल करें, उर्दू बोलने वाला है तो उर्दू ज़बान के अल्फाज भी इस्तेमाल करें। तो इसे हम कहेंगे कसीर लसानियात बतौर वसाइल, बहुभाषिकता संसाधन के रूप में, या फिर मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तआमुल के मफरूज़े की जो तायीद है वो कौन नहीं करता है? इंटरेक्शन का जो कंसेप्ट दिया था वाइगोस्की ने, उससे कौन इनमें एग्री नहीं करता है? पहला है मुंतखब मौजू पर यानी किसी चुनिंदा टॉपिक पर ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क। तो ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क ये इंटरेक्शन के कंसेप्ट को फॉलो करता है, ये बात सही है। हमको क्या करना है? जो फॉलो नहीं करता है उसके बारे में पता लगाना है। आमोजगारों के जरिए मोल तोल के लिए मौके फराहम करना है। यहाँ पे एक दूसरे से बातचीत करने का मौका मिल रहा है, तो यह भी तामुल के मफरूज़े की तायीद कर रहा है। ग्रुप, जोड़ों और पूरी क्लास के जरिए किया जाने वाला काम भी ये इंटरेक्शन का जो कंसेप्ट है उसको फॉलो करेगा। लेकिन सिर्फ उस्ताद लेक्चर देगा और कोई काम दे देगा तो ये आपका इंटरेक्शन इसमें नहीं होगा। तामुल के मफरूज़े की ये तायीद नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है ना? चलो, बोर तो नहीं हो रहे? बोर हो रहे हो तो क्या क्या किया जाए? डायलॉग सुनाए? अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई डायलॉग आता नहीं है। चलो बताओ इस सवाल का जवाब। दर्जेल में से कौन आमोजगारों में पढ़ने की सलाहियत को फ़रोग देने के मकसद में शामिल नहीं है? यानी कि जो लर्नर्स हैं उनके रीडिंग स्किल को डेवलप करने का जो एम होता है उनमें से कौन इन चारों में से इंक्लूडेड नहीं है? पहला है मतन के क़िराअत के दौरान इस्तिंबात करना, यानी जो टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं उसके दौरान आप उसमें गौर व फिक्र करें। बिल्कुल, ये पढ़ने की सलाहियत को फ़रोग देने के मकसद में शामिल है। मतन को साबिका मालूमात यानी कि टेक्स्ट को प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करना, ये भी हमारे पढ़ने की सलाहियत को फ़रोग देने के मकसद में शामिल है। अल्फाजो इक़्तिबास के मानी समझना, यानी मतन के मानी समझना, ये भी बहुत ज़्यादा अहम है। जबकि उस्ताद के बाद दोहराते हुए बावाज़ बुलंद पढ़ना, यानी उस्ताद जो पढ़ रहा है उसको दोहराना, ये हमारे पढ़ने की सलाहियत को फ़रोग देने के मकसद में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। चलो, उस्ताद को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक पर्चा मिलता है जिसमें मानसून में अख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर के बारे में बताया गया है। मुख्तलिफ कामों के ज़रिए लफ्ज़ियात और पढ़ने की तदरीस के लिए उसका क्लासरूम में इस्तेमाल करता है। तो इस पर्चे को आप क्या कहेंगे? मैंने आपको मुस्तनद मतन क्या होता है बताया था कि किसी और मकसद के तहत लिखा गया हो लेकिन उसका इस्तेमाल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किया जाए तो वो मुस्तनद मत ऑथेंटिक टेक्स्ट यानी कि आपका प्रमाणिक विषय वस्तु होता है। तो यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक पर्चा है और वो पर्चा इस्तेमाल हो रहा है कहाँ पे? तदरीस के लिए, ठीक है, क्लासरूम में। तो ये जो पर्चा होगा ये क्या कहलाएगा? मुस्तनद मतन कहलाएगा, ऑथेंटिक टॉपिक, यानी कि इसे हम प्रमाणिक विषय वस्तु कहेंगे। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। जिन लोगों को फॉन्ट छोटे होने की शिकायत है वो शिकायत मत करो, क्योंकि जब आप सीटेट का इम्तिहान देने जाओगे ना तो लैपटॉप पे ऐसे ही फॉन्ट मिलेंगे, ठीक है, जो बहुत छोटे छोटे लिखे होंगे। तो आदत डाल लो, मोबाइल को ऐसे लैंडस्केप मोड में करोगे ना बेटा, साफ 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 दिखाई देगा। चलो
7वीं जमात का एक टीचर है अपने तलबा से ग्रुप बनाने और शहर के मुख्तलिफ मकामात से मुख्तलिफ मौज़ूआत को मुंतखब करने और आदाद व शुमार जमा करने और दोस्तों से उस पर बातचीत करके रिपोर्ट बनाने के लिए कहता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इस तरह का सवाल पीछे आया है कि कोई टॉपिक दिया जाए, उस पे बच्चों को बातचीत करने का, डिस्कशन करने का मौका दिया जाए और फिर बच्चों से नोट्स बनवाए जाएँ। तो ये जो काम होगा वो क्या होगा? प्रोजेक्ट का काम होगा, प्रोजेक्ट वर्क होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। पोर्टफोलियो का अंदाज़ा कद्र कहा जाता है। पोर्टफोलियो क्या होता है? मैं आप लोगों को पोर्टफोलियो बता चुका हूँ, फिर से समझा रहा हूँ। पोर्टफोलियो एक फ़ोल्डर या फिर बस्ता होता है जिसमें बच्चों की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ होती हैं। उनके द्वारा बनाए गए कुछ मॉडल्स होते हैं, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, उनका रिकॉर्ड होता है, जिसका इस्तेमाल हम बच्चे का मूल्यांकन करने में, अंदाज़े कद्र करने में, यानी कि इवैल्यूएशन करने में करते हैं। तो वो हमारा होता है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो इनमें से कौन हो सकता है? चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, हमें पता चलेगा। आमोज़गारों के मुख्तलिफ आमोज़ी नमूनों को जमा करना, उनका रिकॉर्ड करना और आमोज़गारों के मजमूई अंदाज़े कद्र के लिए उनका इस्तेमाल करना। दूसरा ऑप्शन है तदरीस आमोज़िश के लिए हर आमोज़गार के पूरे साल के रिकॉर्ड को जमा करना। तीसरा है मियाद के आखिर में, सेशन के आखिर में होने वाले इम्तिहानात का आमोज़गारों की मजमूई अंदाज़े कद्र में इस्तेमाल करना, यानी कि जो लर्नर्स का जो समेटिव असेसमेंट हो रहा है उसमें इस्तेमाल करें तो क्या वो पोर्टफोलियो, या फिर साल भर होने वाले रस्मी टेस्ट के ज़रिए अंदाज़ा कद्र। तो मैंने आपको बताया था पोर्टफोलियो ये जो है ये लर्नर्स का प्रोग्रेस रिपोर्ट, लर्नर्स द्वारा जमा किए गए आमोज़ी नमूने और उनका रिकॉर्ड होता है जिसका हम इस्तेमाल करके बच्चे का अंदाज़ा कद्र करते हैं, तो वो होता है पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। पोर्टफोलियो जो है प्राइमरी लेवल पे बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए, बच्चों का आप कह सकते हैं अंदाज़ा कद्र करने के लिए सबसे अहम ज़रिया है, ये आप याद रखिएगा। निपुण का क्या मतलब है? पिछली बार यानी कि जनवरी सन 2023 में जो पेपर हुआ था, 13 जनवरी को ये सवाल आया था, 13 या 12 जनवरी को। तो ये ऐसा सवाल था जो बिल्कुल नया था, ठीक है? किसी ने इसको नहीं पढ़ाया था, मैंने खुद नहीं पढ़ाया था, लेकिन इस बार चूँकि ये सवाल आया है तो मैं इससे रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो फुल फॉर्म बता रहा हूँ, ठीक है? और जब हम अपना जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्लास कर रहे हैं उसमें जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे तो उसमें भी मैं आपको निपुण के बारे में तफसील से बताऊँगा। यहाँ बस निपुण का फुल फॉर्म जान लीजिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी, ये निपुण का फुल फॉर्म है। इसका जो मतलब है वो क्या है? तो सन 2025 तक बुनियादी खानदगी और अदद शनासी, यानी कि जो बेसिक रीडिंग और जो न्यूमेरिसी है, ठीक है, एफएलएन जिसको आप कह सकते हैं, एफएलएन के हुसूल के लिए हुकूमत हिंद का जो इब्तदाई प्रोग्राम है उसी को हम निपुण कहते हैं, ठीक है ना? तो निपुण का जो मतलब है वो है 2025 तक बुनियादी खानदगी और अददशुमारी के हुसूल के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया कार्यक्रम, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बता दिया है। डिस्ग्राफिया के बारे में कौन दुरुस्त नहीं है? यानी कि 3 बात जो है वो डिस्ग्राफिया से रिलेटेड है, एक बात नहीं है। पहला है कि ये आमोज़गार के मबसूत अंदाज में लिखने की महारत को मुतासिर करता है। सही बात है, डिस्ग्राफिया में लिखने में दिक्कत या परेशानी होती है, तो ये तो डिस्ग्राफिया से मुताल्लिक है। ये हर्फ, आदाद या कागज़ पर लफ्ज़ों को मुनज़्ज़म करने में मुखिल होता है, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से हम कागज़ पर अल्फाज को लिख नहीं पाते, यानी कि लिखने में दिक्कत या परेशानी होती है, तो वो डिस्ग्राफिया होती है। ये बात भी सही है।
ये कुल हर की महारतों और मंतकी सोच को मुतासिर करता है। तो जो डिस्ग्राफिया होता है, ये कुल हर की महारतों को क्या ये प्रभावित करता है? अच्छा, कुल हर की महारत का मतलब क्या हुआ? इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे ग्रॉस मोटर स्किल। तो ग्रॉस मोटर स्किल ये प्रभावित नहीं होती है, ये इफ़ेक्ट नहीं होती है डिस्ग्राफिया में, बल्कि फाइन मोटर स्किल प्रभावित होती है। देखो, फाइन मोटर स्किल को कई तरह से उर्दू में तर्जुमा किया जाता है। कभी इसको लतीफ़ हर की महारत के नाम से तर्जुमा किया जाता है, कभी इसको उम्दा हर की महारत के नाम से तर्जुमा किया जाता है, कभी इसको नफीस हर की महारत के नाम से तर्जुमा किया जाता है, तो कभी इसको बेहतरीन हर की महारत के नाम से तर्जुमा किया जाता है फाइन मोटर स्किल को। तो याद रखिएगा, जो डिस्ग्राफिया है उसमें फाइन मोटर स्किल जो होती है वो प्रभावित होती है, ग्रास मोटर स्किल प्रभावित नहीं होती है। तो हमारे सवाल में जो दुरुस्त नहीं है वो पूछ रहा है, यानी कि जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो डिस्ग्राफिया के बारे में दुरुस्त नहीं है। हमारा जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि डिस्ग्राफिया में फाइन मोटर स्किल प्रभावित होती है, जबकि यहाँ पे ग्रॉस मोटर स्किल के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है ना? एक तलबा के कम ग्रेड के सबब को जानने के लिए उस्ताद डैश के जरिए एक टेस्ट लेता है। मान लीजिए कि एक टीचर ने बच्चों का एग्जाम लिया और बच्चों ने बहुत बुरा परफॉर्मेंस दिया। 10 में से किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4 नंबर आए। अब टीचर क्या कर रहा है? ये चेक करने के लिए कि बच्चों के इतने कम नंबर क्यों आए, वो एक टेस्ट ले रहा है, एक जांच कर रहा है। तो इस जांच को आप क्या कहेंगे? तो इस जांच को हम तशख़ीसी जांच कहेंगे, जिसे हम हिंदी में निदानात्मक परीक्षण कहते हैं और अंग्रेजी में इसे डायग्नोस्टिक टेस्ट कहा जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे चूंकि प्रॉब्लम को जानने के लिए टेस्ट किया जा रहा है, तो ये टेस्ट आपका तशख़ीसी जांच होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। एक से ज़ायद ज़बानों का जानना। मान लीजिए कि आप उर्दू भी जान रहे हैं, हिंदी भी जान रहे हैं, अंग्रेजी भी जान रहे हैं, आप तमिल और तेलुगु भी जान रहे हैं, तो ये आपके लिए मददगार होगा, बोझ होगा, या फिर नए क्लासरूम में आमोजिश के दौरान आमोजगारों के दरमियान बाहमी रब्त पैदा करेगा, नई ज़बान की तदरीस व आमोजिश में माविन होगा, या फिर नई ज़बान की आमोजिश में ये मुखिल होगा। तो याद रखिएगा, एक से ज़्यादा ज़बानों का जानना नई ज़बानों की आमोजिश में मददगार होगा, हेल्पफुल होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। ठीक है? पहले से पढ़ने के कामों का मकसद, यानी कि पढ़ने के पहले का जो काम होता है, ये जो प्री इसको क्या कहते हैं, माक़ाबल मुतालिया जो काम होता है, उसका मकसद क्या है? आमोज़गारों के पढ़ने की महारत का तयन कदर करना, इवेल्युएशन करना, या फिर मुश्किल अल्फाज और मुहावरों के मानी जानना, या फिर आमोज़गारों को मतन के अंदर उतरने के लिए काबिल बनाना और उनको तरगीब देना, मोटिवेट करना, या फिर पढ़ाए जाने वाले मतन में मुश्तमिल कवायदी ज़ाब्तों की वजाहत करना। तो हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उससे पहले काम करते हैं। तो पढ़ने के पहले का जो काम होता है, जैसे बच्चों का प्रीवियस नॉलेज चेक करना, ठीक है, बच्चों से कुछ इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन करना, ये हम करते हैं। तो इसका मकसद क्या होता है? आमोज़गारों को मतन के अंदर उतरने के काबिल बनाना और उनको तरगीब देना, उनको मोटिवेट करना। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। एक उस्ताद दर्जा 4 के तलबा से एक छोटे से इक़्तिबास को इन्हमाक के साथ, यानी कि ज़ोर-ज़ोर से पढ़ने के लिए कहता है और बग़ौर जायज़ा लेने के लिए कहता है, और हर और बवक़्त ज़रूरत तलबा की इसमें मदद भी करता है। तो वो जो अमल है वो क्या कर रहा है? तौसीई मुतालिया, बग़ैर मुतालिया, मुतफ़र्रिक़ और मुअम्मा नुमा, टुकड़ों को जोड़कर पढ़ना, या फिर मिलकर पढ़ना।